दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट 8 यानी कि चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसका नाम है यौन संचालित रोग एवं उनकी रोकथाम। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आपको प्रॉब्लम न हो। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है मानव रोगों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज़। तो इसके लिए मैंने एक फ़्लो चार्ट बना रखा है। पहले आप इस फ़्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप इस फ़्लो चार्ट में देख सकते हैं मानव रोगों का वर्गीकरण। तो मानव रोगों के जो वर्गीकरण है यानी कि मानव रोग को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात रोग और दूसरा है अर्जित रोग। जन्मजात रोग को इंग्लिश में बोलते हैं कंजाइटल डिजीज़ और अर्जित रोग को बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात रोग की यानी कि कंजाइटल डिजीज़ की। तो जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो कि माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं। ये रोग जन्मजात होते हैं। ये रोग हम सिर्फ माता पिता से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे बाह्य वातावरण या अन्य मनुष्यों से प्राप्त नहीं करते, इसलिए इसे हम बोलते हैं जन्मजात रोग। तो जो जन्मजात रोग होते हैं प्रायः अनुवांशिक होते हैं। तो अनुवांशिक बीमारियां आपके जन्मजात रोग में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, जिसमें कि ब्लड का क्लॉट नहीं जमता यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमता, और ऐसे व्यक्ति यदि इनको कभी चोट लगता है तो उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि इनमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता और रक्त लगातार बहता रहता है। तो यदि हम बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया एक दुर्बल अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें कि रक्त का ठीक से थक्का नहीं बन पाता। नतीजतन व्यक्ति आसानी से पीड़ित होता है और चोट लगने पर लंबे समय तक खून बहता रहता है। ऐसा रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर नामक एक प्रोटीन होता है जो कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जब चोट लगती है तो तीव्रता से रक्त में जो मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में लगभग 2 लाख ऐसे मामलों के साथ हीमोफीलिया के रोगियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर होने का अनुमान है। यह हालात आमतौर पर विरासत से मिलता है यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये अनुवांशिक रोग है और प्रत्येक 5000 पुरुषों में से एक इस विकार के साथ पैदा होते हैं। तो हमारे भारत में लगभग 5000 पुरुषों में से एक पुरुष को हीमोफीलिया रहता है। तो हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार माना जाता है कि जो हीमोफीलिया है यह महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो वाहक होती हैं उनके थ्रू अधिकतर फैलता है। तो वाहक महिलाएं क्या होती हैं, तो जब मैं आपको अनुवांशिकता पढ़ाऊंगा मेंडल के नियम में तो वहाँ पर आपको वाहक महिला के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो महिलाएं होती हैं हीमोफीलिया की वाहक होती हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हीमोफीलिया को पहुँचाने का कार्य करती हैं और ऐसी महिलाएँ क्या कहलाती हैं, वाहक कहलाती हैं। हीमोफीलिया 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी, और तीनों के बीच अंतर एक विशिष्ट कारक की कमी से निहित होता है। तो यहाँ पर हमें उनके प्रकार के बारे में नहीं जानना है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि हीमोफीलिया के प्राथमिक उपचार को फैक्टर रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसमें कमी वाले फैक्टर को क्लॉटिंग फैक्टर 8 यानी कि हीमोफीलिया ए के लिए, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो कि हीमोफीलिया बी के लिए की सांद्रता में रिप्लेस किया जाता है। इन्हें रक्त प्लाज्मा से एकत्र और शुद्ध किया जाता है या कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में उत्पादित किया जाता है और इसे सीधे रक्त में एक नस के माध्यम से रोगी को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी हीमोफीलिया की जो कि एक जन्मजात रोग है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जन्मजात रोग की जो कि है थैलेसीमिया। तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है। तो ये जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या लक्षण हैं। तो बात करें यदि हम थैलेसीमिया की, तो ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। यह रोग होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है जिसके कारण रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की कमी होने लगती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होता है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों में रक्त की कमी होती है और इन्हें हर महीने रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें जो होता है रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही इसको उपचारित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खर्चीला होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बहुत अमीर हों वही अफोर्ड कर पाते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें यह है कि इसके लिए जो डोनर होना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। तो जनरली डोनर भी नहीं मिलते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जित रोग की यानी कि एक्वायर्ड
डिजीज़ की। तो नाम से ही अर्जित रोग यानी कि ये रोग क्या होता है कि हमें आनुवांशिक तौर से नहीं मिलता, माता पिता से नहीं मिलता, हम बाह्य वातावरण से या किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। अब अर्जित रोग को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है संचरणीय रोग, दूसरा है असंचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और असंचरणीय रोग को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो संचरणीय रोग क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो संचरणीय रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माध्यम के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो इसके लिए किसी वेक्टर यानी कि एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो संचरणीय रोग है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है अप्रत्यक्ष जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो प्रत्यक्ष संचरणीय रोग क्या है? तो प्रत्यक्ष का नाम से है मतलब कि ये डायरेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है पहले ये समझते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने गोनेरिया पढ़ाया था, ठीक है, एड्स पढ़ाया था। तो ये सभी रोग कैसे हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जब वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के तो उससे वो पहुंच जाते हैं। जैसे टीबी है, ठीक है, चेचक है, काली खांसी है, रेबीज़ है, इन्फ्लुएंजा है। ये रोग किसी दूसरे के द्वारा फैलाए नहीं जाते। मतलब कि इसमें अगर एक व्यक्ति को रोग हुआ है, जैसे किसी को चेचक हुआ है, तो उसके संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसमें भी वो रोग हो जाता है। तो ये तो संचरित हो रहा है, कम्युनिकेबल हो रहा है, ठीक है, बट डायरेक्ट रोगी से जो हेल्दी पर्सन है उसके में पहुंच जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको यौन संचरित रोग बताया था, तो उसमें नर को अगर वो रोग है तो मादा में पहुंच जाएगा, यदि मादा को है तो नर में पहुंच जाएगा। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस वीडियो में। सेकंड हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें रोग तो ट्रांसमिट होता है परंतु इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक व्यक्ति को अगर रोग हुआ है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति में जाने के लिए कोई न कोई एक मीडिएटर होगा। जैसे हम सभी जानते हैं मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया है, टाइफाइड है। तो ये जनरली क्या होता है, जैसे मलेरिया है तो मच्छर के काटने हो सकता है। तो जैसे रोगी व्यक्ति है तो उसको मच्छर ने काटा, उसके माध्यम से वो क्या हुआ, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच गया, ठीक। तो इसके लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं होता। ये कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से संचरित होता है। तो याद रखिएगा ये रोग इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब किसी के थ्रू फैलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, अमीबी, पेचिस इत्यादि। तो यदि आपने इन सभी रोगों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आगे मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि मानव में रोगों का वर्गीकरण किस आधार पर है, ठीक है। आपको इस टॉपिक को समझ में आ जाता है तो आगे सभी चीज़ें आप एग्ज़ाम में बनाकर लिख सकते हो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। हम तो हर डिजीज़ पढ़ लेते हैं बट हमको पता नहीं होता कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रोग यानी कि कौन सा मानव रोग किस कैटेगरी में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो उपार्जित रोग है उसमें हम लोगों ने 2 कैटेगरी देखी। पहली कैटेगरी हम लोगों ने देखा संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, ठीक है। संचरणीय रोग में हम लोगों ने 2 कैटेगरी देखी, प्रत्यक्ष संचरणीय रोग, अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असंचरणीय रोग की, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि ये ऐसे रोग होते हैं जो कि किसी के द्वारा फैलते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मानव रोग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जन्मजात रोग और अर्जित रोग, ठीक। जन्मजात रोग जो अनुवांशिक होते हैं, हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। अर्जित रोग जो हम खुद प्राप्त करते हैं हमारे जीवन काल में, वो हमें मिलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संचरणीय, असंचरणीय। तो संचरणीय रोग एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, ठीक है। असंचरणीय रोग क्या होता है, इसमें ये जो रोग होता है एक व्यक्ति से दूसरे रोग में नहीं जाता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ है, तो ये नहीं कि डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है उसको मच्छर काटे तो अगले व्यक्ति में डायबिटीज़ चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैंसर है, ठीक है, एलर्जी है, पोषक तत्वों की कमी है, ये सभी जो रोग हैं यानी कि ये सभी जो डिजीज़ होते हैं ये कम्युनिकेबल नहीं होते, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ क्या होता है, किस वजह से होता है। डायबिटीज़ जो होता है, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन का स्राव करते हैं, तो अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये नहीं कि जैसा कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ है तो वो किसी और में जाए, ये होता है आपके खुद शरीर की गड़बड़ी के कारण, ठीक है। शरीर में होने वाली जो ग्रंथियां हैं उन सबों में प्रॉब्लम आती है तो असंचरणीय रोग हो जाते हैं। एलर्जी जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की एलर्जी है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, तो उसका अलग अलग कैटेगरी है। पोषक तत्वों की कमी, किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है, तो ये सभी रोग क्या है, अर्जित होते हैं, हम प्राप्त करते हैं, ये नहीं कि हमें माता पिता से मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये रोग ऐसे भी नहीं है कि हमारे से किसी और में जाए, ठीक है। जिस व्यक्ति को हुआ है उसी में रहेगा, ये नहीं कि वो उस रोग से यानी कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।